डॉक्टर वंशिका आहूजा और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर 2 मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के लिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। लेक्चर 1 में हम लोग ने देखा मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। हम लोग ने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़े हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंशिएशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी मीनिंग कल भी मैंने आपको बताई थी, आज भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत पार्ट आज कंटिन्यू करेंगे इसका। तो चलिए, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक वेरिएबल कॉस्ट है। ये क्या होता है, ये चार्ज होती है प्रोडक्ट्स और इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते समय, यानी स्टॉक को वैल्यूएशन करते समय। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट है। ये क्या है, चार्ज होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए और इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट की तरह माना जाता है, तो पीरियड कॉस्ट को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। फिक्स कॉस्ट को ट्रांसफर किया जाता है कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन से इसे लेस किया जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का देखें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होता है अलोंग विद द वेरिएबल कॉस्ट, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जानने के लिए, असरटेन करने के लिए फिक्स कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के लिए। मार्जिनल कॉस्ट में जो भी स्टॉक्स होते हैं वो वैल्यूड होते हैं वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि पीरियड कॉस्ट को यानी फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। स्टॉक की जो भी वैल्यूज होंगे वो लोअर होंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा होंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। अब आ जाए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग और जो भी क्लोजिंग स्टॉक्स होंगे वो वैल्यूड होंगे टोटल कॉस्ट के बेसिस पे, जहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाएगा। यहां पे स्टॉक की वैल्यूएशन होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मान के, तो इसकी वजह से जो भी स्टॉक की वैल्यूज होंगी वो हायर होगी मार्जिनल कॉस्टिंग के मुकाबले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी मार्जिनल कॉस्टिंग में वो जज होगी, वो डिपेंडेंट होगी किसके ऊपर, कंट्रीब्यूशन जो मेड बाय वेरियस प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट जो भी कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड होगा प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होगी वो मेजर्ड होगी जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे वेरियस प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट्स। मार्जिनल कॉस्टिंग में नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है कि जो भी कॉस्ट डेटा होगी वो हेल्प करेगी क्या जानने के लिए, टोटल कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन एक प्रोडक्ट का कितना होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट डेटा जो होगा वो अराइव होगा कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल पैटर्न के बेसिस पे। हैंस द नेट प्रॉफिट जो भी अराइव होगा फॉर ईच प्रोडक्ट दैट विल बी अराइव्ड थ्रू कंसिडरिंग द फिक्स कॉस्ट एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। जो भी डिफरेंस होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का वो अफेक्ट नहीं करेगा, किसको अफेक्ट नहीं करेगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो भी वैल्यूएशन होगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वो इफेक्ट करेगा फिक्स्ड कॉस्ट को, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम लोग यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस की तरफ। मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेज क्या है कि ये एक सिंप्लीफाइड प्राइसिंग पॉलिसी है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट को या तो वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करके यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है या असरटेन की जाती है। प्रॉपर रिकवरी होती है ओवरहेड्स की, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, कॉमन एक्सपेंसेस की। ये शो करता है हमें रियलिस्टिक प्रॉफिट, हेल्प करता है मार्जिनल कॉस्टिंग हमें किस बात के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। लिमिटेशंस क्या होगी मार्जिनल कॉस्टिंग में, अगर आपको ये शॉर्ट नोट आ रहा है तो इसको इलेबोरेट थोड़ा और करके आइए तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, जो सेल्स स्टाफ है वो मिस्टेकनली कंसीडर कर सकता है मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट के लिए। नहीं, मार्जिनल कॉस्ट तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही इंक्लूड है।
फिक्स कॉस्ट कैन नॉट ऑलवेज बी इग्नोर्ड, ये ध्यान दीजिए, फिक्स कॉस्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट को हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते जब भी यूनिट कॉस्ट में हमें फाइंड आउट करना है, स्पेशली कहाँ पे, जहाँ पे लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व है। Some cost assumptions may not hold in real life situation, जो भी assumptions है मार्जिनल कॉस्टिंग में वो रियल लाइफ सिचुएशन में कभी कभी हमें काम नहीं आ सकता। आते हैं लास्ट लिमिटेशंस पे, ये इग्नोर करता है टाइम फैक्टर को और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग एरियाज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, कहाँ पे डिसीजन ले सकेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में? तो सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए, अगर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स बनाना है तो उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं, अगर कोई स्पेशल ऑफर है उसका एक्सेप्टेंस करना है या तो रिजेक्शन करना है, उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, मेक और बाय डिसीजंस में कर सकते हैं, रिटेन रखना है एक मशीनरी या तो रिप्लेस करनी है एक मशीनरी, वहां पे भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपांड करने के लिए बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कम करने के लिए बिजनेस। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग, that is cost volume profit analysis and its objectives. cost volume profit analysis एक्सप्लोर करता है, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, कॉस्ट, रेवेन्यू कितनी कमाई है आपने, और एक्टिविटी लेवल क्या है और प्रॉफिट क्या है। इट मेजर्स वेरिएशन, डिफरेंस मेजर करता है कॉस्ट और वॉल्यूम के बीच में। इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का? इंपॉर्टेंस है पहला ये अंडरस्टैंड करवाएगा कि कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करेंगे, मेजर करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कैसे कितने प्रॉफिट्स हम कमा सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं। ये प्रॉफिट को फोरकास्ट करने में सीवीपी एनालिसिस काम आता है। अजम्पशंस क्या होगी सीवीपी एनालिसिस की? कॉस्ट जो भी होगी वो क्लासिफाइड होगी फिक्स्ड और वेरिएबल में। दिस इज सीवीपी एनालिसिस। रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शंस हमेशा लीनियर चलेंगे, यानी रेवेन्यू बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। प्राइसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, जो भी प्राइसेस होंगे इनपुट एज वेल एज आउटपुट के, वो उसकी प्राइसेस वो हमेशा सेम रहेंगे। कुछ भी सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री चेंजेस नहीं होंगे, यानी इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं होंगे। सिंगल प्रोडक्ट सिनेरियो होगा, यानी सिंगल प्रोडक्ट आप बना रहे हो। सेल्स जो मिक्स होगा रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन सेम इन मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं। होप आपने अब तक ये जो भी मैंने आपको समझाया ये आपने समझ लिया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की फॉर्मूला की तरफ। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की फॉर्मूला दी गई है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज नथिंग बट पीवी रेशो। पीवी रेशो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशो की फॉर्मूला होती है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब ये पीवी रेशो क्या इंडिकेट करता है? तो ये एक इंडिकेटर है प्रॉफिटेबिलिटी का। जब भी पीवी रेशो हाई होगा तो हमें पता चलेगा प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की बहुत ज्यादा है। ये इम्प्रूव करेगा क्या? इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ये इम्प्रूव हो सकेगा जब भी हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कर लेंगे। क्यों करेंगे? तो सेल्स जो होता है, जस्ट अ मोमेंट, जो सेल्स होता है उससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को, इस वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करूंगी सेल्स से, सेल्स 10 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकला 4 रुपया। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को 6 रुपए को रिड्यूस करके 5 रुपया कर रही हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड। कैसे इंप्रूव कर सकेंगे? वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करके। और एक दूसरा भी है कि सेलिंग प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस को अगर इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ पे 11 रुपीज कर देंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 6 रुपीज है तो तब भी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे सेल्स मिक्स जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखने वाले हैं ब्रेक इवन चार्ट। अच्छा, अब ये ब्रेक इवन चार्ट है। इफ यू सी हियर ब्रेक इवन चार्ट पे, ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पहले देख लेते हैं। व्हाट इज ब्रेक इवन? तो ब्रेक इवन का मतलब होता है जहां पे फर्म को, जहां पे बिजनेसमैन को न प्रॉफिट हो न लॉस हो, ऐसे यूनिट जब सेल हो तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज पीवी रेशियो का हम लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का देख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू ब्रेक इवन चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ देख रहे हैं। इन दिस चार्ट द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। वर्टिकल जो एक्सिस होंगे, यानी ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉन एट जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस। ये चार्ट जो है ईच लेवल ऑफ एक्टिविटी इज टेकन इनटू अकाउंट। हर एक एक्टिविटी को, यानी जहां जहां पे आप सेल कर रहे हो वो दिखाया जाएगा। प्रॉफिट जो मार्क्ड होते हैं अकॉर्डिंगली। ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट नो प्रॉफिट नो लॉस यूनिट्स सोल्ड। ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर दिस लाइन इंटरेक्ट्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, अगर आप देख पाए तो ये लाइन है, इससे ये जो लाइन टकरा रही है, ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। अ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ फॉर अवर एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। ठीक है, अब आई होप आपने समझा है इसे। आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपया पर एनम है। सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है। एनुअल सेल्स बजटेड है कि 70,000 यूनिट्स बनाएंगे। सेल्स प्राइस जिसकी होगी 300 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने माना है कि 285 पर यूनिट है। बोल रहे हैं ड्रॉ करो एक प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ और यूज करो डिटरमाइन करने के लिए कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होगा। कंपनी इस कंपनी डेलिब्रेट कर रही है, कंपनी अपवर्ड्स पुटअप कर रही है इंक्रीज करने के लिए सेलिंग प्राइस। अब ऊपर भी देख लो कि सेलिंग प्राइस कितनी थी, तो सेलिंग प्राइस थी 300 रुपया पर यूनिट। और कंपनी क्या कर रही है? कंपनी इस सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर रही है। कितने तक इंक्रीज कर रही है? 350 रुपये पर यूनिट, यानी 50 रुपये बढ़ा रही है। दिस शैल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि जिससे जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकेंगे। एंटिसिपेट किया है डिस्पाइट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस को हम लोग ने 50 रुपए से बढ़ा दिया ना, तो सेल्स वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी वॉल्यूम सेल्स का बढ़ेगा नहीं। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो होगी ना, वो 3 लाख रुपए में से 4.5 लाख पर एनम हो सकती है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना 285 पर यूनिट, अब वो कितनी बढ़ जाएगी? 350 पर यूनिट हो जाएगी। बोल रहे हैं ड्रॉ करो ऑन द सेम ग्राफ एज पार्ट ऑफ अ सेकेंड प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड गिव योर कमेंट्स। देख लीजिए भाई, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहां पे जो होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा, ये जो होगा वो टोटल कॉस्ट लाइन होगी। एक मिनट रुक जाइए। और अब इसके चार्ट को आप एक वर्किंग नोट्स के हिसाब से समझ लीजिए। अगर वो बोल रहे हैं प्रॉफिट फॉर सेल्स ऑफ 70,000 यूनिट, क्योंकि उनकी एंटिसिपेटेड सेल्स कितनी थी कि 70,000 यूनिट्स हम लोग के बिकेंगे, लेकिन सेल्स वॉल्यूम यानी 70,000 में फर्क नहीं आएगा। जब भी सेलिंग प्राइस बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जो चेंज हो रही है उसमें 70,000 यूनिट्स में फर्क नहीं आएगा। तो प्रॉफिट फॉर सेल्स ऑफ 70,000 यूनिट इज 7,50,000। ये कैसे आया? कंट्रीब्यूशन अगर मेरा 70,000 पे 300 माइनस करो 285, यानी सेलिंग प्राइस में से, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रही हूं तो कंट्रीब्यूशन मेरा निकल रहा है 1,050।
चलिए आप आइए हम लोग देखते हैं, फिगर को रीड करेंगे, हम स्टडी करेंगे फिगर को थ्रू वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में क्या कह रहे हैं? वर्किंग नोट में कह रहे हैं जो प्रॉफिट है ना 70,000 यूनिट्स पे, ये आपको आ रहा है 7.5 लाख रुपए। तो ये कैसे आ रहा है? तो कंट्रीब्यूशन हम लोग ने निकाला है 70,000 यूनिट्स पे, जब सेलिंग प्राइस हमारी 300 है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट 285 है, तो ये निकला 10,50,000। फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे, 3 लाख से लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया 7.5 लाख रुपए। ओके, हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि जो सिचुएशन सेकंड है ना, उसमें सेल्स वॉल्यूम तो सेम रहेगा, जो सेल्स वॉल्यूम है 70,000 यूनिट्स रहेगा, लेकिन जैसे ही आप सेलिंग प्राइस को चेंज कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट को भी बदल रहे हो, 285 में से 330 वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है और सेलिंग प्राइस 350 में से 300 हो रहा है। तो ये तो समझ ही आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स कॉस्ट की भी चेंज हो गया, फिक्स कॉस्ट भी 3 लाख रुपए में से बदल के 4.5 लाख रुपए हो गई है। तो ये जो हुआ है वहाँ पे प्रॉफिट कैसे आ रहा है? तो प्रॉफिट आ रहा है 9.5 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 14 लाख रुपए आ रहा है हमारा कंट्रीब्यूशन, जब सेलिंग प्राइस बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे 4.5 लाख रुपए से, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 9.5 लाख रुपए। अच्छा, यहाँ पे पीवी ग्राफ में दिस पॉइंट इज जॉइंड टू द लॉस एट जीरो एक्टिविटी, दैट इज 3 लाख, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पॉइंट इज जॉइंड टू द लॉस एट जीरो एक्टिविटी, जीरो एक्टिविटी से ज्वाइन हुआ है पॉइंट, 4.5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है। तो आ जाइए 1 मिनट हम लोग ग्राफ पे आ जाए। ये देखिए, ये ग्राफ में बता रहे हैं कि ये जीरो एक्टिविटी से स्टार्ट हुआ है, को ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट देयर आर लार्जर प्रॉफिट्स अवेलेबल फ्रॉम ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन 2 से हमें प्रॉफिट ज़्यादा अवेलेबल है। इट ऑल्सो शोज एन इंक्रीज इन द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो रही है। कहाँ से इंक्रीज हो रही है? 20,000 यूनिट से बढ़ के 22,500 यूनिट्स हो रही है। तो 1 मिनट ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो रही है ग्राफ में भी। जल्दी से कर ले, हाँ, ओके। अब देखिए, ये ब्रेक इवन पॉइंट थी पहले 20,000 यूनिट्स पे, अब ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो गई सिचुएशन 2 में 22,500 यूनिट्स में। तो ये मुझे आपको दिखाना था कि सिचुएशन 2 में ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो रही है, 22,500 यूनिट से बाद में जैसे ही सेल होने लगेगी तो मुझे प्रॉफिट होने लगेगा। ओके, लेकिन जो ये जो इंक्रीज हुआ है ना 2,500 यूनिट्स में जो इंक्रीज हुआ है, मे नॉट बी कंसीडर्ड लार्ज, इसको व्यू को लार्ज नहीं समझ सकते इन व्यू ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम, यानी 70,000 जो यूनिट्स हम लोग ने बनाने के लिए सेम ही सोचा है ना, तो उसके हिसाब से ये बहुत लार्ज यूनिट्स नहीं है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सी डेट फॉर सेल्स वॉल्यूम्स अबाउट 30,000 यूनिट, 30,000 के ऊपर अगर जो भी सेल्स यूनिट्स हो रहे हैं, द प्रॉफिट अचीव्ड विल बी हायर। कहाँ पे होगा हायर? ऑप्शन 2 में। फॉर सेल्स वॉल्यूम जहाँ पे बिलो 30,000 यूनिट्स ऑप्शन 1 में है, वहाँ पे हम लोग को हायर प्रॉफिट विल यील्ड हायर प्रॉफिट या तो लोअर लॉसेस होंगे। ठीक है, ये था प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। अब आ जाते हैं ब्रेक इवन चार्ट पे। चलिए, व्हाट इज ब्रेक इवन चार्ट? ब्रेक इवन चार्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन है विजुअल फॉर्म में, किसका? कंपनी की कॉस्ट का और कंपनी की रेवेन्यू का। क्योंकि ब्रेक इवन चार्ट हम लोग को क्या बताता है? ब्रेक इवन पॉइंट बताता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है?
break even point is nothing but a point where the sales units, whatever sales are done, where there is no profit no loss. यहाँ पे हमें कंपनी के कॉस्ट और रेवेन्यू बताएगा. कहाँ पे बताएगा? डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम्स पे बताएगा, जहाँ पे एक पॉइंट बताई जाएगी जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल रहेंगे, ना मेरा फायदा है ना मेरा नुकसान है. तो सिग्निफाई करेगा ब्रेक इवन पॉइंट को. Where a company starts making a profit, essentially it illustrates how many units need to be sold to cover all expenses. यानी बताया जाएगा कि ऐसी कितनी सेल्स की यूनिट्स है जहाँ पे मुझे न प्रॉफिट है न लॉस है, यहाँ तक तो पहुँच जाए ताकि हम लोग की जो भी एक्सपेंसेस है ना वो कवर हो जाए. और जैसे ही उस पॉइंट के ऊपर मेरी सेल्स होना स्टार्ट हुआ तो मुझे प्रॉफिट, ये मुझे क्या होता जाएगा? प्रॉफिट जनरेट होता जाएगा. ठीक है, ये है ब्रेक इवन पॉइंट. अब आ जाते हैं एक सिनेरियो पे. एक कंडीशन है जहाँ पे इमेजिन करो एक स्मॉल बेकरी है, सेल कर रही है कपकेक्स को 5 रुपए में. देयर फिक्स कॉस्ट, कपकेक होते हैं ना, कपकेक खाते हैं छोटे से, तो वो 5 रुपये में बेच रही है, जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट एंड रेंट या यूटिलिटीज़ का जो खर्चा है ना वो 1000 रुपये पर मंथ लग रहा है. वेरिएबल कॉस्ट का जो खर्चा है पर केक 2 रुपये लग रहा है. तो हम तो इसमें से पता चल जाएगा कि 5 - 2 इज व्हाट? 3 रुपीज़ इज कंट्रीब्यूशन. ओके, अब अगर मेरा 3 रुपया कंट्रीब्यूशन है, एक सेकेंड, हाँ, अब अगर मेरा 3 रुपया कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन फिक्स ब्रेक इवन सेल्स क्या हो? ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालेंगे? तो ब्रेक इवन सेल्स इज नथिंग बट ब्रेक इवन सेल्स इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 3 रुपये. तो हमारा क्या निकलेगा? फिक्स कॉस्ट 1000 रुपीज़. 1000 रुपीज़, ये 1000 को हम डिवाइड करेंगे 3 रुपया पर यूनिट में, तो हमारा मिल जाएगा हमें ब्रेक इवन पॉइंट 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, यानी 333 यूनिट्स अगर हमने सेल किए तो हमारा किसी भी तरीके का प्रॉफिट न लॉस होगा, यानी टोटल रेवेन्यू हमारी टोटल कॉस्ट से इक्विवेलेंट होगी, इक्वल होगी. अब देखिए यहाँ पे हमारा दिख रहा है ब्रेक इवन पॉइंट. एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड का ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है रेवेन्यू और कॉस्ट. ठीक है, ये तो डॉलर में दिख रहा है, आप इसे देखिए. जस्ट अ मोमेंट. हाँ, अब देखिए जैसे ही 0 के ऊपर हमारा कोई कितना भी प्रोडक्ट बिकने लगेगा तो ये कर्व जा रही है ऊपर, ये लाइन जा रही है ऊपर, ये है रेवेन्यू की लाइन. और फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होंगे. किसके हॉरिजॉन्टल होंगे? एक्स एक्सिस के. और फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगा हमारा टोटल कॉस्ट. तो जैसे ये टोटल कॉस्ट यहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू इसको कट करके ऊपर जाएगा. ये रेवेन्यू कट कर रहा है ना, ये रेवेन्यू क्या कर रहा है? ये इसको कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, इसे कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. और याद करना, हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल यहाँ पे मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे कहा जाता है. ठीक है, ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखती हूँ क्योंकि आप समझ पाओगे, ये मुझे लग रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइंस जो मैंने आपको समझाया, ये यहाँ पे बता रहे हैं इसका
पूरा चार्ट का। ये देखिए मैंने आपको निकाल के बताया कि 333 पॉइंट्स जो कपकेक्स के बिकेंगे वो ब्रेक इवन पॉइंट होगी, यानी 333 के ऊपर जैसे ही कपकेक्स बिकने स्टार्ट हो जाएंगे 334 335 तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो भी बिकेंगे आपकी रेवेन्यू चालू हो जाएगी, यानी रेवेन्यू आपका प्रॉफिट चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ये था हमारा पीवी रेशो। यूसेस क्या होगी ब्रेक इवन चार्ट की? ब्रेक इवन पॉइंट में हमें ये मदद करेगा, ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करने में मदद करेगा ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मदद करेगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ नथिंग बट जो भी आपके एक्चुअल सेल्स हुई है ना उसको माइनस करेंगे ब्रेक इवन सेल्स से, तो हमें पता चल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ पे है। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, एक फॉर्मूला है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ब्रेक इवन चार्ट हमें मदद करेगा कि कितनी सेल्स होनी चाहिए अगर मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है। कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस कर सकेंगे वेरियस लेवल्स पे इंटर फर्म कंपैरिजन हम कर सकेंगे किसकी? ब्रेक इवन चार्ट को यूज़ करके। ठीक है, अब आ जाएंगे लिमिटेशंस पे। तो लिमिटेशंस क्या होगा? फिर से वही, नॉट ऑल कॉस्ट कैन बी एक्यूरेटली क्लासिफाइड। फिक्स कॉस्ट को हम लोग एक्यूरेटली क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे वेरिएबल से। फिक्स कॉस्ट हमेशा बदलते रहते हैं मैनेजमेंट पॉलिसी के हिसाब से। सेलिंग प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जो सेल्स मिक्स होगा कांस्टेंट नहीं रह सकता। इन्वेंट्री जो भी होगा स्टॉक में नॉट बी कम्प्लीटली सोल्ड। ये टाइम वैल्यू को, मनी की टाइम वैल्यू को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वैल्यू हैज़ टाइम, मनी हैज़ टाइम वैल्यू। चलो आ जाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। अभी मैंने आपको ब्रेक इवन चार्ट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस करके बताया, जब टोटल कॉस्ट लाइन और टोटल सेल्स लाइन ऊपर जा रही है टोटल कॉस्ट लाइन के, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना उसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज फॉर्म्ड, कैसे एंगल फॉर्म होता है? इंटरसेक्शन से सेल्स लाइन से और टोटल कॉस्ट लाइन के। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है ना तो बताया जाएगा दिस एंगल शोज द रेट एट विच प्रॉफिट इज अर्नड वंस द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग रीच हो रहे हैं तो रेट, कितने रेट से हम लोग प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें बताएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये आप देख लिए, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हुआ है। और एंगल ऑफ, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके ऊपर जो भी आया वो है हमारा प्रॉफिट। ये सब सारा हमारा प्रॉफिट है, लेकिन ये मैं दूसरा ले लेती हूँ। ओके, ये ले लेते हैं, लाल ले लेते हैं क्योंकि लॉस है, तो लाल ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। तो ये लॉस की एरिया है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे लॉस है और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमारा फ़ायदा है, तो ये है प्रॉफिट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। मैंने बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में हम लोग आपको सिखाने की कोशिश की है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप इसको समझ पाइए। और प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आप इसको कैसे समझ पाए, क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। प्लीज़ इसे देखिए। और ये है मेरा चार्ट जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारे के सारे फॉर्मूलाज आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी निकाल दीजिए। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं। अब एक बार फॉर्मूलाज मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूलाज आपको बहुत बाय हार्ट करनी है। मार्जिन कॉस्टिंग एक पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जहाँ पे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपका हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना वो करेक्ट जाने वाला है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो आ जाते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या कहता है? साइना कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट फॉर द ईयर 2021। सेल्स की यूनिट्स कितने बिके हैं? 15,000। फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं? 34,000। सेल्स वैल्यू ₹10 पर यूनिट है, ₹1,50,000 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? ₹6। पीवी रेशो निकालो। चलो ओके, चलो आ जाओ,
हम निकाल लेते हैं। अब पार्ट बी में हमारा प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उसमें पीवी रेशो निकालते हैं। तो पीवी रेशो क्या होता है? तो पीवी रेशो होता है नथिंग बट कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनटू 100। अभी मैंने आपको सिखाया था पीवी रेशो का। तो पीवी रेशो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू जो है ना 10 रुपया, उसमें से अगर 6 रुपया हम लोग लेस कर देते हैं, ये 10 रुपये में से अगर हम लोग 6 रुपया लेस कर लेंगे इसमें से, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन बच जाएगा 4 रुपया। तो ये 4 रुपये क्या है? कंट्रीब्यूशन है। जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, अब हम कंटिन्यू करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन निकला मेरा 4 रुपया निकला। अब अगर कंट्रीब्यूशन निकल गया 4 रुपीज़ और मेरा सेल्स है 10 रुपीज़, तो मैं पीवी रेशो इजीली निकाल सकूंगी। ये है मेरा पीवी रेशो का फॉर्मूला। 0 कट हो जाएगा तो मेरा पीवी रेशो कितना निकलेगा? 40%। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट्स में निकालना है। और अगर आपको ये रुपीस में निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस होगा सेल्स फिक्स एक्सपेंसेस यानी 34,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो डेट इज 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट सेल्स का जो भी अमाउंट है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन से, जो ब्रेक इवन सेल्स आपका निकला उसमें से एक्चुअल सेल्स में से माइनस कर देंगे तो मेरा मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, अब ये बीपी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो और एमओएस रेशियो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ में, जहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे करवाने वाली हूँ। और अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ इस लेक्चर को यहाँ पे ही, और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जहाँ पे ये एमओएस रेशो बीपी रेशो भी सिखाने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये बहुत स्मॉल प्रॉब्लम है जो एक्चुअली आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। आपके एग्ज़ाम में तो बहुत सारे ट्रिकी प्रॉब्लम्स आएंगे, भले वो बीकॉम अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हो या प्रोफेशनल कोर्सेस हो, वहाँ पे ट्रिकी प्रॉब्लम्स ही आएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे। मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और लाइक के साथ में कमेंट्स में लिखिए कि अगर आपको और कोई भी सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में डाल दीजिए ताकि मैं उसकी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूं। ये लेक्चर 2 वीडियो है मार्जिनल कॉस्टिंग में। लेक्चर 3 में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पार्ट बी, यानी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके सोशल अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप में हो आप, व्हाट्सएप हैं आपके, एक्चुअली तो सबके पास व्हाट्सएप होता है, तो प्लीज़ आप स्टेटस में रख दीजिए मेरा यूट्यूब का लिंक, तो ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं वो देख पाएँ और समझ पाएँ। ये एक रिक्वेस्ट है, ये सब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वी विल continue in our lecture 3. Bye for now.